Hey everyone, I'm very excited to welcome you all to the very first video of this whole new ethics series. This series is just for you if you are planning to give UPSC 2026 or even if you are planning to give UPSC 2027, because this series is going to be all about your UPSC mains GS4. ठीक है? Because the key, if you know, the key to clearing UPSC mains are 4 papers. First is your essay paper, next is your GS4 paper, and the other two are your optional first and optional second paper. बिकॉज देखो GS4 इज इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज द सिलेबस इज वेल स्ट्रक्चर्ड एंड इट इज वेरी सिंपल विद मिनिमम एफर्ट यू कैन फैच मैक्सिमम मार्क्स इन योर यूपीएससी मेंस एग्जाम. ठीक है, और यूपीएससी मेंस है तो उसमें एक एक मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अब देखो, एज दिस इज द फर्स्ट वीडियो, सो वी विल बी स्टार्टिंग विद GS4 सिलेबस. देखो, अगर GS4 का सिलेबस देखा जाए एज प्रोवाइडेड बाय द यूपीएससी, इट हैज ethics and human interface, human values and socialization, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, फाउंडेशन एंड फाउंडेशनल सिविल सर्विस वैल्यूज हो गई, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गए, मोरल थिंकर एंड फिलोसफर्स हो गए. ये जो कोड बेस्ड क्वेश्चंस आया करते हैं वो सब मोरल थिंकर एंड फिलोसफर से आते हैं. सिविल सर्विस वैल्यूज हो गई, प्रोबिटी इन गवर्नमेंट्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आर योर केस स्टडीज. अगर तुम्हें GS4 का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न नहीं पता तो क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखा जाए तो क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो क्वेश्चन पेपर रहता है वो 250 मार्क्स का रहता है. 250 मार्क्स से 130 मार्क्स का थ्योरेटिकल पोर्शन से आता है एंड 120 मार्क्स आ रहे और केस स्टडीज. थ्योरेटिकल पोर्शन से 130 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस आते हैं. 6 क्वेश्चंस टोटल 130 मार्क्स बनाते हैं एंड योर 120 मार्क्स ऑफ केस स्टडीज, इसके भी 6 क्वेश्चंस आते हैं. एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 20 मार्क्स. ठीक है, सो दिस इज योर theoretical portion, this is your case study portion. So your almost half of the paper marks are from the case studies. अब देखो, ये तो हो गया GS4 का सिलेबस एज गिवन बाय द यूपीएससी. नाउ वी विल बी डीकंस्ट्रक्टिंग दिस सिलेबस. देखो, इस सिलेबस में देयर आर 3 पोर्शंस. थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया, योर एप्लीकेशन बेस्ड पोर्शन हो गया एंड योर केस स्टडीज. अब अगर थ्योरी वाला पोर्शन देखा जाए तो थ्योरी में आते हैं अपने एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस हो गया, ह्यूमन वैल्यूज एंड सोशलाइजेशन हो गया, एटीट्यूड हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज हो गया, मोरल थिंकर्स हो गया. एप्लीकेशन वाले में आ जाते हैं एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोबिटी इन गवर्नेंस हो गया. बाकी फिर कोड ऑफ एथिक्स हो गया. अब देखो, ये जो कोड ऑफ एथिक्स वाला ये जो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, ह्यूमन वैल्यूज एंड सोशलाइजेशन, अगर तुम यूपीएससी का सिलेबस देखो तो ये वाले टर्म मेंशन नहीं है उसमें, बट ये इसमें इसलिए रखे गए हैं बिकॉज वी आर डीकंस्ट्रक्टिंग दी सिलेबस. ठीक है, तो जितना ज्यादा उसको डीकंस्ट्रक्ट कर सकेंगे उतना ज्यादा हमारे खुद के लिए ज्यादा ईजी रहेगा. ठीक है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है. अब देखो, जो इस सीरीज में वी आर गोइंग टू फोकस ऑन मोस्टली ऑन द थ्योरेटिकल पोर्शन एंड ऑन द केस स्टडी. बिकॉज अगर तुम्हारी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, इफ यू हैव एन एज ओवर, इफ यू आर कंप्लीटली थोरो विथ योर थ्योरेटिकल पोर्शन, देन ऑटोमेटिकली यू हैव एन एज ओवर द एप्लीकेशन एज वेल एज ऑन द केस स्टडी पोर्शन ऑफ द सिलेबस. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू गेट मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम दिस सीरीज. फर्स्ट थिंग इज watch at your own pace, not only the playback speed of this video but the pace with which you are watching this whole series. Next is make notes with me. तो जो जैसा जैसा मैं पढ़ाते जा रहा हूँ वैसे वैसे रनिंग नोट्स बनाते जाओ कुछ, और साथ ही में जो इसमें नोट्स कुछ दिए गए हैं, जो पीपीटी है PDF में, उसमें बहुत ही वेरी इजी लैंग्वेज में वेल स्ट्रक्चर्ड नोट्स बने हुए हैं. सो यू मेक सम नोट्स विथ मी एंड अदर नोट्स दे आर फ्रॉम दिस पीपीटी इटसेल्फ. एंड मेक श्योर टू रिवाइज विद इन फ्यू डेज, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड एट द एंड लिसन केयरफुली, बिकॉज जो इसमें PDF में जितनी भी चीजें लिखी गई हैं वो चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कुछ चीज एक्स्ट्रा जो मैं बताऊंगा उसको सुनो. बिकॉज दिस इज एथिक्स पोर्शन, इट नॉट अबाउट द नोट्स, इट्स अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग, हाउ मच यू अंडरस्टैंड एथिक्स एंड हाउ मच यू हैव डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स दैट आर देयर इन एथिक्स. नॉट ओनली जस्ट कि तुमने इसमें पढ़ लिया तो हो गया, ऐसे तो तुम्हें बहुत सारी बुक्स रखी हुई है, जैसे लेक्सिकन हो गई, बाकी फिर कोचिंग वाले नोट्स प्रोवाइड करते हैं. यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड वॉट इज डीप विथ इन दोज टॉपिक्स. ठीक है, इसलिए लिसन केयरफुली. Okay, so that was the basic introduction of this whole series as well as the your GS4 syllabus and the question paper pattern. Now we will be starting with the basic concept. अब देखो, basic concept को जो basic concept है, they are not only for your ethics, they are also helpful when you are writing your essays. These are philosophical topics. ठीक है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इथिक्स में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज जैसे कोड बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो देन यू मस्ट नो दीज कॉन्सेप्ट्स.
ठीक है। एंड जो फिलोसफिकल एसेज ऐसे जो लिखे जाते हैं फिलोसफिकल एसेज, उसमें भी ये वाले जो टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो कॉन्सेप्ट की लिस्ट मैंने बनाई, जो प्रिपेयर की है, वो ये है, देयर आर 12 वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट दैट यू मस्ट नो। ठीक है। एंड दिस डायग्राम इज ऑल यू नीड इफ यू वांट टू have a understanding, complete understanding of all the basic concepts that are there in ethics, like attitude, values, ethics, morals and beliefs. अगर तुम्हें इस सब कॉन्सेप्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, देन दिस डायग्राम इज द ओनली डायग्राम दैट यू विल एवर गोइंग टू नीड। ठीक है। और इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए आई विल बी यूजिंग व्हाइट बोर्ड टू टीच इट टू यू। ओके। Before explaining the diagram, I want you to draw a structure. ठीक है, I want you to draw a chart जिसमें हम पूरा ये इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस वाला टॉपिक है, इसको और ज्यादा डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, वैसे भी हमने सिलेबस डीकंस्ट्रक्ट वैसे पहले ही कर लिया है कि कौन सा थ्योरेटिकल पोर्शन, कौन सा एप्लीकेशन बेस्ड एंड कौन सा केस स्टडी बेस्ड। बट हम ये जो टॉपिक है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, इसको डीकंस्ट्रक्ट करेंगे कि हमें इन सब चीज, इस वाले टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है और इस वाले टॉपिक के हम कौन कौन से पार्ट्स जो है इस वाले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या देखो, इसमें हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो हमें पढ़ना है इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स कुछ पढ़ना है। बेसिक कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम इथिक्स के कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ इथिक्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंसिक्वेंसेस। ठीक है, तो हम इसमें नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, जो हमें इंपॉर्टेंट है, जो हमें पढ़ना है, वो है कंसिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स। अपनी नोटबुक में इसको, ये चार्ट को बना लो, बिकॉज दीज टाइप ऑफ चार्ट दे आर ऑफ ग्रेट हेल्प व्हेन यू आर डूइंग रिवीजन। ठीक है, क्योंकि जब ये वाला वीडियो खत्म हो जाएगा, देन दिस चार्ट इज ओनली चार्ट दैट यू विल बी नीडिंग फॉर योर रिवीजन। एथिक्स और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स में पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एथिक्स के कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, एसेंस ऑफ एथिक्स। एसेंस ऑफ एथिक्स, ठीक है, एसेंस ऑफ एथिक्स, उसके फीचर्स, जितने भी फीचर्स होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर, क्योंकि यूपीएससी इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए इसको स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम पढ़ेंगे डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, अब देखो डायमेंशंस क्या होती हैं, डायमेंशंस के बारे में एक पूरा डिटेल्ड इसमें समझेंगे हम, इस बार पूरे डिटेल में समझेंगे, बिकॉज ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो डायमेंशंस ऑफ एथिक्स होती है, चार 4 डायमेंशंस होती हैं एथिक्स की। फर्स्ट होती है मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स, नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, और जो फोर्थ डायमेंशन होती है वो होती है अप्लाइड एथिक्स। अब अप्लाइड एथिक्स थोड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अप्लाइड एथिक्स हो गया, अप्लाइड एंड नॉर्मेटिव एथिक्स, दीज टू डायमेंशन ऑफ एथिक्स दे आर मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, अप्लाइड एथिक्स में देखो हमें क्या पढ़ना है। अप्लाइड एथिक्स के अंदर कुछ हमें टॉपिक्स पढ़ना है, जैसे कि एक हमारा हो गया बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल एथिक्स पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे, और एक टॉपिक जो उसके अंदर और ज्यादा पढ़ेंगे, जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है प्राइवेट एंड पब्लिक एथिक्स। ठीक है, एथिक्स इन प्राइवेट लाइफ एंड पब्लिक लाइफ। तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ एथिक्स जो हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम इस वीडियो में जो लास्ट चीज पढ़ना चाहेंगे, जो लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स मतलब what are the determinants of the ethics, what are the features, what are the factors that determine what will be the ethical principles of the society. So determinants of ethics, so these are the topics that are there in ethics and human interface, जो कि मतलब इस पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे। जो अप्लाइड एथिक्स के ये टॉपिक्स हैं, ये हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। इस वाले पार्ट 1 में जो अप्लाइड एथिक्स के जाते हैं, बिजनेस एथिक्स, इन्वायरमेंटल एथिक्स, प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ एथिक्स, तो ये वाले टॉपिक्स जो हैं हम ये नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज के फर्स्ट पार्ट में केवल हम कंप्लीट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कंसिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स, एसेंस ऑफ एथिक्स, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं डायग्राम। डायग्राम के बारे में समझते हैं। अब देखो, जो डायग्राम तुम्हें पीपीटी में मिलेगा उसमें बहुत सारे पॉइंट्स भी लगे हुए हैं, पर जो हम यहाँ पे बेसिक समझेंगे वो समझेंगे कि उस डायग्राम जो है वो उसका मेन पर्पस क्या है। ठीक है, उसका मेन पर्पस है तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना, और वो बेसिक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और उस डायग्राम को कैसे वो डायग्राम को पूरा एक तरह से हम पूरे डिटेल में समझते हैं। ठीक है,
तो देखो स्टार्ट होता है जो वो डायग्राम है, मतलब एथिक्स का अगर वो फ्रेमवर्क देखा जाए तो एथिक्स का जो फ्रेमवर्क है स्टार्ट विथ योर बिलीफ। अब बिलीफ क्या होते हैं? दे आर फ्रॉम द इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। Belief are from the individual perspective. They are individual preferences with respect to right or wrong. They are the individual's perspective, individual preference, sorry preference कहेंगे कि they are individual preferences with respect to right and wrong. अब जब beliefs होते हैं when they are long lasting, ठीक है, मतलब बहुत पुराने होते हैं, the long lasting beliefs जो होते हैं they becomes the part of our value system, ठीक है। जो लॉन्ग लास्टिंग बिलीफ्स होते हैं दे फॉर्म आवर वैल्यूज। अब वैल्यूज जब सोसाइटल पर्सपेक्टिव से देखा जाए, ठीक है, जब वैल्यूज को सोसाइटल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो अगर या फिर सोसाइटी में अप्लाई करते हैं देन दे बिकम्स पार्ट ऑफ योर एथिक्स और दे फॉर्म द पार्ट ऑफ योर एथिकल प्रिंसिपल। और अगर इंडिविजुअल के उससे देखते हैं तो इंडिविजुअल में क्या होता है? दे फॉर्म मोरल्स ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, इसमें लिख लेना इंडिविजुअल। तो जो वेल बिलीव्स होते हैं इट ऑल स्टार्ट विथ योर बिलीव्स। अब बिलीव्स जब लॉन्ग लास्टिंग बिलीव्स, जो लॉन्ग लास्टिंग बिलीव्स होते हैं दे फॉर्म द पार्ट ऑफ योर वैल्यू सिस्टम, एंड वैल्यू सिस्टम जब सोसाइटल पर्सपेक्टिव से मतलब सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेती है तो दे फॉर्म योर एथिकल प्रिंसिपल। और अगर इंडिविजुअल उन्हें फॉलो करता है देन दे आर नोन एज मोरल्स। मोरल्स आर इंडिविजुअल्स, ठीक है, मोरल आर फ्रॉम द इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव एंड एथिक्स इज फ्रॉम द सोसाइटी। अब जब मोरल्स है तो इफ मोरल्स, अगर कोई इंडिविजुअल मोरल्स फॉलो कर रहा है एंड दे गेट एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी, दे गेट एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी, देन दे बिकम योर एथिकल प्रिंसिपल, ठीक है। तो सोसाइटी के जो वो सोसाइटी के एथिक्स बन जाएंगे अगर वो मोरल्स को सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेगी। बट अगर ये एथिक्स दे आर प्रैक्टिस बाय इंडिविजुअल, ठीक है, दे आर प्रैक्टिस बाय इंडिविजुअल देन दे बिकम्स मोरल्स ऑफ इंडिविजुअल। तो हर इंसान के पास कुछ मोरल्स होते हैं और हर सोसाइटी में एथिक्स होते हैं। अगर तुम इंडिविजुअल्स के बारे में बात कर रहे हो तो इंडिविजुअल्स में मोरल के बारे में बात कर रहे हो, अगर सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हो देन यू आर टॉकिंग अबाउट द एथिक्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है, एथिक्स, एथिकल प्रिंसिपल। देखो एथिक्स क्या होती है, अगर तुमने अभी, क्योंकि अभी एथिक्स एक्सप्लेन नहीं किए गए, तो एथिक्स क्या होते हैं? दे आर जस्ट योर फ्रेमवर्क, ठीक है। तो एथिक्स क्या होती है? दे प्रोवाइड यू अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो जस्ट ऐसा समझ लो कि एक फ्रेमवर्क होता है जो सोसाइटी बताती है तुम्हें कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अब टाइम के साथ साथ जैसे जैसे सोसाइटी के जो सोच है, सोसाइटी की जो सोच है वो जैसे जैसे चेंज होती जाती है वैसे वैसे राइट एंड रॉन्ग चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखो सती को, देखो सती का एग्जाम्पल देखो, तो सती क्या था? पहले सती को क्या माना जाता था? इट वॉज कंसिडर्ड एथिकल। और अब क्या है? सती को क्या कंसिडर किया जाता है? इट इज कंसिडर्ड एज अनएथिकल, ठीक है। तो जैसे जैसे सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग चेंज होती है वैसे वैसे एथिकल प्रिंसिपल्स भी चेंज होते जाते हैं। तो जस्ट ऐसा समझ लो कि एथिक्स जो है दे आर द फ्रेमवर्क दे आर प्रोवाइडेड बाय द सोसाइटी विच दे आर डिटरमाइन या फिर विच हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अब वैल्यूज को अगर देखें जाए तो जैसे वैल्यूज है, तो वैल्यूज क्या होती है? वैल्यूज दे आर जनरल डिटर्मिनेंट ऑफ योर बिहेवियर। दे आर, ये क्या है? दे आर लॉन्ग लास्टिंग बिलीव्स। अब जब वैल्यूज दे गेट टाइड टू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट से टाई कर दी जाती हैं वैल्यूज, जैसे मानो तुमने किसी ऑब्जेक्ट या फिर पर्सन हो गया, जब जैसे मानो कोई पर्सन है उसको देख के तुम्हें क्या आती है? अंदर से बहुत ज्यादा क्या आती है? तुम्हें जलन होती है, ठीक है, यू फील जेलसी, यू फील हेट। तो इस टाइप की चीजें होती है। तो ये क्या है? दे आर गेट दीज वैल्यूज गेट टाइड टू एन ऑब्जेक्ट एंड दीज थिंग्स आर नोन एज एटीट्यूड एंड दिस इज नोन एज एटीट्यूड, ठीक है। एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड दे आर योर बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू एनी पर्सन और ऑब्जेक्ट, ठीक है। और दिस इज नोन एज एटीट्यूड। और एटीट्यूड के बारे में अगर कुछ फीचर्स देखना चाहो तो देखो एटीट्यूड के क्या फीचर्स होते हैं। दे आर स्पेसिफिक डिटरमिनेंट ऑफ योर बिहेवियर एंड एटीट्यूड दे आर द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग लास्टिंग एवेल्यूएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एटीट्यूड्स होते हैं दे आर द रिजल्ट ऑफ योर लॉन्ग लास्टिंग एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन किसका? एवेल्यूएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जिससे वो वाला एटीट्यूड तुम्हारा टाई है। अब देखो एटीट्यूड ऐसा तो होता नहीं कि तुम कहीं पे भी बैठे हो कि तुम्हारा बस उसको कहते हैं कि ये बस ऐसे बिहेव कर रहा है, दिस इज योर एटीट्यूड। नो, एटीट्यूड इज ऑलवेज ऑब्जेक्टाइड, या तो ऑब्जेक्ट हो सकता है या तो पर्सन हो सकता है। सो दिस इज एटीट्यूड, ठीक है। इसको और डिटेल में बात करेंगे जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो GS4 का सिलेबस का नेक्स्ट चैप्टर है एटीट्यूड, उसको जब वो उसके बारे में बात करेंगे तब एटीट्यूड को और डिटेल में समझेंगे।
वैल्यूज के बारे में और ज्यादा डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है उसमें ह्यूमन वैल्यूज और सोशलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। अब देखो इथिक्स के बारे में इसी वाले चैप्टर में बात करेंगे, जैसे हमने अभी पूरे स्ट्रक्चर में समझा था कि हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स हो गया, एसेंस ऑफ एथिक्स हो गया, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। तो इस इथिक्स के बारे में इसी वाले वीडियो में बात होगी। मोरल्स के बारे में बात कर लेते हैं, बिलीव्स के बारे में बात कर ली। बिलीव्स क्या होते हैं? दे आर इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस विद रिस्पेक्ट टू राइट एंड रॉन्ग। एंड मोरल्स के बारे में देखा जाए तो दे आर ऑल्सो इंडिविजुअल्स प्रेफरेंसेस, ठीक है। एंड द सोर्स ऑफ मोरल्स क्या होता है? सोर्स ऑफ मोरल्स इज इंटरनल, बट द सोर्स ऑफ एथिक्स क्या होता है? सोर्स ऑफ एथिक्स इज एक्सटर्नल, बिकॉज दे आर द फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड टू यू बाय द सोसाइटी। मोरल्स दे आर देयर सोर्स इज इंटरनल। अब मोरल्स क्या होते हैं, ठीक है? तो अगर मोरल्स को देखा जाए तो मोरल्स क्या होते हैं? मोरल्स की देखो डेफिनेशन देखो, तो इट रिफर्स टू इंडिविजुअल्स बिलीव विद रिस्पेक्ट टू राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। और ये सब कौन सेट करता है? इंडिविजुअल सेट फॉर हिमसेल्फ। ये कौन सेट करता है? इंडिविजुअल ही सेट करता है। जिसके मतलब किसी एक इंसान के मोरल हैं तो वो खुद के लिए वो सेट करेगा, बट जो एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं दे आर सेट बाय द सोसाइटी, ठीक है। दे आर सेट बाय द सोसाइटी, और मोरल्स दे आर सेट बाय द इंडिविजुअल हिमसेल्फ, ठीक है। ये मोरल हेल्प कैसे करते? दे हेल्प, ये जो मोरल्स होते हैं इट हेल्प्स इन गाइडिंग विद रिस्पेक्ट टू राइट एंड रॉन्ग ऑफ दैट। देखो ये पूरी चीज जो है ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर मोरल्स हो गए तुम्हारे, मोरल्स और एथिक्स हो गए, दे आर ऑल अबाउट योर, इट ऑल कम्स डाउन टू वन थिंग, दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। सिर्फ यही चीज है पूरी। अगर तुम एथिक्स के बारे में पढ़ोगे, कोई सी भी बुक उठा लो, जैसे लेक्सिकन उठा लो, तो जो शुरुआत करो अगर तुम पढ़ोगे 5-10 पेज, तो दे आर ओनली अबाउट कि एथिक्स क्या होती है, राइट एंड रॉन्ग। एथिक्स क्या होती है, राइट एंड रॉन्ग। सिर्फ यही चीज बताएंगे। इट ऑल कम्स डाउन टू जस्ट वन वर्ड्स टू की जो एथिक्स है या फिर मोरल्स है, दे आर योर अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। बस डिफरेंस क्या होता है? एथिक्स दे आर सेट बाय द सोसाइटी एंड मोरल्स दे आर सेट बाय द इंडिविजुअल फॉर हिमसेल्फ, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला डायग्राम हो गया, ये वाला तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब बाकी कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। जैसे बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट थे हमारे उसमें, जैसे इमोशंस हो गया, मोटिवेशन हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, इन सब चीजों को पीपीटी से ही समझते हैं, ठीक है। और एक चीज और कि वी विल बी अल्टरनेटिंग बिटवीन द व्हाइट बोर्ड एंड द पीपीटी टू मेक दिस होल सेशन मोर इंटरेक्टिव, ठीक है। आई होप कि मोस्ट ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो चुके होंगे, बट जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए उनको ये एक बार डेफिनेशंस देख लेते हैं। फिर भी एक बार डेफिनेशन सबकी देख लेते हैं। देखो बिलीव्स क्या होते हैं? बिलीव्स दे आर द इंटरनल फीलिंग दैट समथिंग इज राइट, आइडियाज और व्यू पॉइंट। वैल्यूज दे आर द लॉन्ग लास्टिंग बिलीव्स हो गए। मोरल्स क्या है? मोरल्स दे आर इंडिविजुअल्स बिलीव्स विद रिस्पेक्ट टू राइट और रॉन्ग। मोटिवेशन देखा जाए तो मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन दे आर वेरियस पुश एंड पुल प्रोसेस, ठीक है। दे आर वेरियस पुश एंड पुल प्रोसेस, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट मोटिवेशन इज दैट दे आर परसिस्टेंट गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ठीक है। इट इज नॉट जस्ट एनी बिहेवियर, इट इज अ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। दिस इज नोन एज मोटिवेशन। इंटेलिजेंस की जो अगर देखी जाए तो इंटेलिजेंस की जो मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन है वर्ल्ड वाइड, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक रेशनली, act purposefully and deal effectively with the environment. This is the most accepted definition of intelligence, and this is the only definition that you will ever going to need, is the ability of individual to think rationally, act purposefully and deal effectively with the environment. अब एप्टीट्यूड का देखा जाए तो देखो एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड इज द लर्न एंड एंड्योरिंग प्री डिस्पोजिशन, किसी भी एक चीज, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए योर डिस्पोजिशन टू बिहेव इन सर्टेन वे, दैट इज योर एटीट्यूड। पर एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड होता है दिस इज योर स्पेशलाइज एबिलिटी। मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि बॉर्न विद सर्टेन गिफ्ट, ठीक है, दैट इज नोन एज एप्टीट्यूड। योर एबिलिटी कि तुम उस किसी स्किल को कितना ज्यादा, कितने जल्दी, कितने अच्छे से सीख सकते हो, दैट इज योर एप्टीट्यूड। कुछ लोगों के पास एप्टीट्यूड नहीं होता, एंड दैट इज द रीजन कि मोस्ट ऑफ द लोग कुछ स्किल्स नहीं सीख पाते हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव द एप्टीट्यूड फॉर दैट स्किल। नेक्स्ट इज योर इमोशन। अब देखो इमोशन क्या होते हैं? इमोशन दे आर इंटेंस फीलिंग। अब फीलिंग कैसी हो सकती है? ये इट कैन बी फेवरेबल भी हो सकती, अनफेवरेबल भी हो सकती, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इट इज दैट दे आर डायरेक्टेड एट समवन और समथिंग, ठीक है। Either they are directed at your own self, it can even be directed at your own self. Now learning की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो लर्निंग की डेफिनेशन में जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली है वो ये है कि दे आर रिलेटिवली परमानेंट चेंज, ठीक है। दे आर रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। और ये क्यों होता है?
This change in behavior can occur as a result of your practice or experience. This is learning. ठीक है, relatively permanent change in behavior that occurs as a result of practice or experience. As we have completed all the basic concept, now let's start with ethics. अब देखो, अगर किसी भी बुक में पढ़ोगे या फिर किसी भी नोट्स में पढ़ोगे, तो अगर एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस का तुम फर्स्ट 2 पेजेस पढ़ोगे ना, तो उसमें एथिक्स के बारे में सब लिखा हुआ है, एंड देयर आर सो मेनी डेफिनेशन दैट विल कंफ्यूज यू. बट द बेसिक थिंग दैट एथिक्स इज, इट्स ऑल अबाउट राइट एंड रॉन्ग. ठीक है, कहीं पे भी तुम पढ़ोगे तो उसमें आएगा इट स्टडीज ह्यूमन एक्शंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ राइटनेस और रॉन्गनेस, is concerned about good, evil, right and wrong, virtue and vices. इस टाइप की तुम्हें डेफिनेशन पूरे मिलती रहेंगी, और कोई भी एक बेसिक डेफिनेशन नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से यू विल गेट कंफ्यूज. नाउ टेक अ लुक एट दिस डेफिनेशन. दिस इज द ओनली डेफिनेशन दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड, दैट विल मेक यू अंडरस्टैंड कि एथिक्स क्या होती है. सो एथिक्स क्या है? एथिक्स इज डिफाइंड एज द प्रिस्क्रिप्टिव रूल. दे आर प्रिस्क्रिप्टिव रूल. ठीक है, प्रिस्क्रिप्टिव रूल का मतलब कि दे आर नॉट मेड बाय यू, दे हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड to you by society. ठीक है, तो ethics is defined as prescriptive rule of conduct which enable an individual to differentiate between right and wrong. तो ethics की कोई भी definition होगी, it at the end comes down to differentiation between right and wrong. ठीक है, what are your conducts and how you can differentiate between right and wrong. ठीक है, and one more thing is important, it to follow the path of righteousness. This is the aim, why you must follow the ethical principles. So ethics, it is defined as the prescriptive rule of conduct which enable an individual to differentiate between right and wrong and follow the path of righteousness. तो ethics क्या है और ethics क्यों चाहिए हमें? ठीक है, तो this is the only definition that you must learn. ठीक है, now this diagram shows what ethics is about. Ethics is about philosophy of good life, moral choices, rules and regulation, moral values. तो ये सब चीज़ों के बारे में ethics is about all these things. ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर चीज़ के बारे में जाके पढ़ने लगो कि हाउ एथिक्स इज ऑल अबाउट मोरल वैल्यूज, हाउ एथिक्स इज ऑल अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशन. ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, बट यू शुड नो कि दी एथिक्स इज ऑल अबाउट दी मोरल वैल्यूज वगैरह भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ह्यूमन बिहेवियर के लिए है, फिलॉसफी ऑफ गुड लाइफ, प्रिंसिपल ऑफ राइट कंडक्ट. क्योंकि राइट और रॉन्ग के बारे में तो वैसे ही एथिक्स है. ठीक है, राइट एंड रॉन्ग इज द ओनली थिंग दैट एथिक्स इज देयर. तो अब एथिकल बिहेवियर एंड अनएथिकल बिहेवियर्स के बारे में भी समझ लेते हैं. अब देखो, एथिकल बिहेवियर्स दे आर दोज एक्शंस, ठीक है, उस टाइप के, देखो ऑब्वियस सी बात है, वो एक्शन विच आर अकॉर्डिंग टू एथिकल प्रिंसिपल आर एथिकल बिहेवियर, एंड दोज एक्शन विच आर अगेंस्ट द एथिकल प्रिंसिपल दे आर अनएथिकल बिहेवियर. पर फिर भी इसको थोड़ी और डीपली समझते हैं. तो देखो, एथिकल बिहेवियर्स वो बिहेवियर्स होते हैं दैट अलाइंग विथ योर मोरल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज से जो अलाइन करके जो एक्शंस लिए जाते हैं, दे आर एथिकल बिहेवियर्स. ठीक है, इट इन्वॉल्व्स मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन फेयरनेस, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट फॉर द, इस टाइप की जो चीजें होती हैं, दीज आर नोन एज एथिकल बिहेवियर. फॉर एग्जाम्पल, अब देखो एग्जाम्पल लेके चलते हैं. तो एग्जाम्पल लेते हैं फेयर ट्रीटमेंट का. फेयर ट्रीटमेंट जैसे मैनेजर है, ठीक है, मैनेजर है, it ensures equal opportunities for all the employees regardless of any race, gender or background. So this type of action is ethical behavior. ठीक है, एक और जैसे इसका एग्जांपल देखा जाए तो इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि जो डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर जो अपने पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन करके रखता है, उसकी जो मेडिकल इंफॉर्मेशन है वो ऐसे पब्लिकली रिलीज नहीं करता. दिस इज एथिकल बिहेवियर. अब अगर अनएथिकल बिहेवियर्स को देखा जाए तो अनएथिकल बिहेवियर्स दे रिफर टू दोज एक्शंस दैट वायलेट द मोरल प्रिंसिपल. ठीक है, दोज एक्शन which are aligned with your moral principle and values, they are ethical behavior, and which violate the moral principle या फिर societal norm या फिर professional standard, they are unethical behaviors. ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले लो, जैसे झूठ बोलना हो गया, सबसे कॉमन चीज हो गई झूठ बोलना, दैट इज एन अनएथिकल बिहेवियर. चाइल्ड लेबर करवाना, ठीक है, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट करना, किसी भी क्लाइंट को ओवर बिलिंग करना. ठीक है, जो क्लाइंट्स होते हैं, जैसे किसी भी शॉप में जाओ, वहां पे वो दे ओवर बिल एनी क्लाइंट्स, दैट इज एन अनएथिकल बिहेवियर. ठीक है, तो समझ में आया कि व्हाट आर एथिकल बिहेवियर्स एंड व्हाट आर अनएथिकल बिहेवियर्स. अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर यूपीएससी ने लास्ट फ्यू ईयर्स में एक क्वेश्चन भी पूछा था, इट इज इथिक्स एंड लॉज. ठीक है, इसमें हमें 2 कंडीशंस पढ़नी है. एक कंडीशन वेयर इथिक्स डिफाइन लॉज, और दूसरी कंडीशन वेयर लॉ डिफाइंस इथिक्स. अब देखो इनके मतलब समझो. फर्स्ट टर्म है जो इथिक्स डिफाइन लॉज, इसका मतलब ये है कि इथिकल जो, अब देखो इथिक्स क्या होते हैं, अगर इथिक्स
का और लॉज का देखा जाए तो देखो सबसे पहले क्या आते हैं, सबसे पहले आते हैं, देखो इधर समझो, पहले बेसिक समझो। पहले सबसे पहले क्या आते हैं, सबसे पहले आते हैं नॉर्म्स। अब नॉर्म्स व्हेन दे आर एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी दे बिकम्स इथिकल प्रिंसिपल्स, ठीक है, या फिर इथिक्स कह लो, सोसाइटी की इथिक्स। और जब ये नॉर्म्स जो है दे आर कोडिफाइड, ठीक है, जब इसको कोडिफाइड कर दिया जाता है देन दे बिकम लॉज। समझ गए? तो पहले आते हैं नॉर्म्स, फिर वो जब प्रिंसिपल्स सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेती है वो बन जाते हैं इथिक्स, और फिर जब इथिकल प्रिंसिपल्स हैं जब उन्हें कोडिफाइड कर दिया जाता है देन दे बिकम लॉज। अब देखो इसमें क्या है, इथिक्स डिफाइन लॉज का मतलब है कि जब इथिकल प्रिंसिपल क्या है, जब सोसाइटी का नॉर्म चेंज हो जाएंगे उसी तरह धीरे धीरे इथिकल प्रिंसिपल भी चेंज होते जाएंगे। जब इथिकल प्रिंसिपल चेंज होंगे पर जो लॉज हैं वो तो पहले बन चुके हैं, तो जब जैसे मानो देखो सिंपल लैंग्वेज में समझो कि जब इथिकल प्रिंसिपल्स चेंज होंगे तो वो क्या करेंगे, जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होती जाएगी वो जो पुराने लॉज हैं उनको चेंज करेंगे। दिस इज इथिक्स डिफाइन लॉज। और लॉज है जैसे मानो कुछ इथिकल प्रैक्टिसेस हैं जो कि मतलब नेगेटिव इथिकल प्रैक्टिसेस हैं जो सोसाइटी फॉलो करती है, तो जो लॉज होंगे वो उसको डिफाइन कर सकता है कि ये नेगेटिव प्रैक्टिस है, इसको बंद करो। एंड दिस इज अ सिचुएशन दैट इज नोन एज लॉज डिफाइन इथिक्स। अब देखो इतना बस नहीं, इनको सबको एक एक एग्जाम्पल से भी समझेंगे, एक एक नहीं और ज्यादा एग्जाम्पल भी देख लेंगे। अब जैसे फर्स्ट है हमारा इथिक्स डिफाइन लॉज। अब देखो इथिक्स डिफाइन लॉज का देखो पहले कि जब पहले की जो हमारी सोसाइटी थी, ट्रेडिशनल सोसाइटी थी, उस टाइम हमारे जो इथिकल प्रिंसिपल थे वो अलग थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेक द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट, देखो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं स्लेवरी का, ठीक है, स्लेवरी का, अमेरिका से ले लो, ठीक है। तो अमेरिका में क्या था, पहले स्लेवरी क्या थी, लीगल थी, पर धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ लोग हुए, उन लोगों की जो सोच है वो बदली, सोसाइटी की सोच बदली, उसके बाद क्या हुआ, स्लेवरी को एबोलिश कर दिया गया। तो पहले जो लॉ था वो था कि स्लेवरी लीगल है, फिर उसके बाद क्या कर दिया गया, जो लॉ को चेंज कर दिया गया और स्लेवरी को इलीगल कर दिया गया। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। अब एक और एग्जाम्पल हम देखें तो अब इसमें हम अगर एग्जाम्पल देखना चाहें तो इसमें हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है LGBT, ठीक है, LGBT कम्युनिटी जो है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। पहले क्या था, इन सब के बारे में कोई बात नहीं करा करता था बिकॉज इट वॉज कंसिडर्ड अ टैबू, ठीक है, कि ये सब चीज़ों जो अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना, ये सब चीज़ें क्या मानी नहीं जाती थी, सोसाइटी उसे कंसिडर नहीं करती थी। पर अब क्या हो रहा है, जो गवर्नमेंट है इसके लिए लॉज वगैरह भी बना रही है, कई जगह पे LGBT जो है ये सेम सेक्स मैरिजेस हैं ये सब लीगल भी कर दी गई, जैसे अभी रिसेंट केस था, थाईलैंड का केस था। तो दीज आर द सिचुएशन जहां पर जो इथिक्स है, जैसे जैसे इथिक्स चेंज हुई उसी तरह से उसने लॉज को भी अफेक्ट किया। दिस इज अ सिचुएशन दैट इज नोन एज इथिक्स डिफाइंस लॉज, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं वेयर लॉज डिफाइंस इथिक्स। अब लॉज डिफाइंस इथिक्स के लिए भी हम ऐसे इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। देखो जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखें जहां पे लॉज ने इथिक्स को डिफाइन किया, तो दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल जो सबको पता हुआ कि एबोलिशन ऑफ सती। इथिकल प्रिंसिपल जो उस टाइम इथिकल नॉर्म्स थे उस टाइम सोसाइटी के, वो क्या थे कि जो सती जो प्रैक्टिस ऑफ सती है दैट इज इलीगल प्रैक्टिस। अब जिनको नहीं पता कि सती क्या होती है, तो सती इज अ प्रैक्टिस जहां पर अगर किसी भी मैरिड वुमेन का हस्बैंड खत्म हो जाता है देन he sacrifices herself on by burning herself on her husband's जो मतलब चिता होती है जिसको फ्यूनरल पायर कहते हैं, उसमें वो खुद भी जल के खत्म हो जाती थी। दिस दैट वाज नोन एज सती एंड इट वाज एक्सेप्टेबल एट दैट टाइम बाय द सोसाइटी। बट क्या हुआ उसके बाद कि कुछ सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन सोशल रिफॉर्मर्स ने जो लॉज हैं उनको चेंज करवा दिया और जिसकी वजह से क्या हुआ, सती को एबोलिश कर दिया गया, ठीक है, बिकॉज इट वॉज। अब अगर हम अभी सोचें तो उस टाइम क्या था, उस टाइम इट वॉज एन एथिकल बिहेवियर, पर अगर अभी हम सोचते हैं तो इट इज कंसिडर्ड एज एन अनएथिकल बिहेवियर, ठीक है। तो सोसाइटी चेंज होती रहती। तो सती एक अच्छा एग्जाम्पल होगा कि जहां पर जो लॉज ने हैं उस इथिकल प्रैक्टिस को बंद करवा दिया था, ठीक है। इट इज अ सिचुएशन ऑफ लॉज डिफाइनिंग इथिक्स, ठीक है, ठीक है। तो अब लॉज के बारे में कुछ पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया किसके, फर्स्ट सिचुएशन जो थी हमारी वो क्या थी, फर्स्ट सिचुएशन जो थी इथिक्स, सिचुएशन वेयर इथिक्स डिफाइन लॉज, एंड सेकंड सिचुएशन वेयर लॉज डिफाइन इथिक्स। बाकी कुछ एग्जाम्पल तुम लोग अपने हिसाब से खुद ढूंढ सकते हो, ठीक है। जब जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे उतनी ज्यादा इस चीज की अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे अंदर बनेगी, ठीक है, उतनी ज्यादा ये वाले टॉपिक्स तुम अंडर समझ सकोगे। अब जैसे हम ये वाले तो दो सिचुएशन देख लिया हमने, वेयर इथिक्स डिफाइन लॉज एंड वेयर लॉज डिफाइन इथिक्स। पर थोड़ी इथिक्स जो लॉज हैं, लॉज के बारे में भी थोड़ी बहुत पढ़ना चाहिए क्योंकि उसके बारे में अभी तक नहीं पढ़ा। तो लॉज क्या होते हैं, देखो इसको हटाने दो पहले, ठीक है। तो इसके देखते हैं तो लॉज क्या होते हैं, लॉज के बारे में अगर देखें तो देखो फर्स्ट पॉइंट जो होता है लॉज क्या होते हैं, देखो फर्स्ट क्या है, लॉज दे आर मिनिमम स्टैंडर्ड्स
इनको तुम रनिंग नोट्स लिख सकते हो, इतने ऐसे राइटिंग में उसमें अच्छे से नहीं आ रहा। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है क्या कि जो लॉज हैं दे आर द मिनिमम स्टैंडर्ड, ठीक है, जो कि मिनिमम स्टैंडर्ड सोसाइटी अपने ऊपर रखती है कि दैट आर एनफोर्सेबल बाय द लॉ, मतलब गवर्नमेंट वगैरह एनफोर्स करेगी, बट दे आर द मिनिमम स्टैंडर्ड दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम इंडिविजुअल्स इन अ सोसाइटी, ठीक है। और दूसरी चीज, इनका पर्पस क्या होता है? इनका पर्पस होता है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, पीस, जस्टिस इन द सोसाइटी। तो दिस इज द सेकंड पॉइंट, देयर पर्पस इज टू मेंटेन द सोशल ऑर्डर, पीस, जस्टिस इन द सोसाइटी। फिर उसके बाद अगर हम देखा जाए तो तीसरी चीज जो होती है, अब देखो एक डिफरेंस है लॉज और एथिक्स के बीच में, एक डिफरेंस है कि लॉज जो होते हैं दे आर नैरोअर, ठीक है, दे आर नैरोअर देन एथिक्स। अब नैरोअर कैसा? क्योंकि देयर आर मैनी एरियाज वेयर लॉज डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब if there are some situation where law does not exist, और there are some situation where law is silent, ठीक है, बट ethics and morals जो हैं they have wide scope, they guide the actions in almost all kind of instances, therefore we say the laws are narrow and ethics is wider concept than laws. So these are the three concepts, these are the 3 points that you should know when we are talking about laws. First is they are the minimum enforceable standard that is accepted by society, ठीक है, and that is expected from individual in a society. Second thing जो है कि second ये है कि जो laws होते हैं they are their purpose is of maintaining social order, peace and justice in the society, and the third one is that laws is generally narrower in scope than ethics, ठीक है। ये हो गया हमारा लॉज एंड एथिक्स। ये 2 केस हमने इसमें देखे वेयर एथिक्स डिफाइन, दो केस देखे वेयर एथिक्स डिफाइन लॉज, एंड द सेकंड केस इज वेयर लॉज डिफाइन एथिक्स। क्लियर है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एथिकल, जैसा कि हमने उसमें व्हाइट बोर्ड में डिस्कस किया था कि व्हाट आर दी कंसिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स। अब देखो कंसिक्वेंसेस होते हैं तो कंसिक्वेंसेस दोनों तरह के होते हैं, पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस भी होगा और नेगेटिव कंसिक्वेंसेस भी होगा। अब देखो पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस होगा, पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस ऑफ फॉलोइंग एथिक्स, एंड नेगेटिव कंसिक्वेंस देखो अगर एथिकल प्रिंसिपल हम फॉलो कर रहे हैं तो उसके कुछ नेगेटिव कंसिक्वेंसेस नहीं होंगे। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस ऑफ फॉलोइंग एथिक्स, ethical principle, and negative consequences when you are not following ethical principles, ठीक है। तो पॉजिटिव consequences of following ethics and negative consequences of not following ethics. So the first thing that is there, that is the first positive consequences of following ethics is the personal integrity and self respect. अब एक चीज यहां पर समझो कि ये जो जितने भी पॉजिटिव कंसिक्वेंस, नेगेटिव कंसिक्वेंसेस के जितने भी पॉइंट लेंगे दे आर ओनली पॉइंट। अब यहां से तुम्हारा काम आता है कि सुनने का, ठीक है, यू मस्ट लिसन केयरफुली, क्योंकि ये दीज आर ओनली पॉइंटर्स, ठीक है, इसके अंदर भी बहुत सारी डीप मीनिंग है। जो ये पॉइंट को एक्सपेंड करूंगा ये इसमें नहीं है, ठीक है, पीपीटी में नहीं है, ये मैं जो बोलूंगा इसको तुम्हें अच्छे से सुनना है और समझना है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस का जो फर्स्ट पॉजिटिव कंसिक्वेंस है फॉलोइंग एथिकल प्रिंसिपल इज द पर्सनल इंटेग्रिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। अब देखो एथिकल एक्शंस जो हैं ये दे हेल्प इंडिविजुअल डेवलप स्ट्रॉन्ग मोरल कैरेक्टर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मोरल कैरेक्टर डेवलप करने में हेल्प करता है। और तो देखो फर्स्ट क्या हो गया हमारा पर्सनल इंटीग्रिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो इसका क्या होता है पर्सनल इंटीग्रिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट में क्या होता है कि जो एथिकल एक्शंस हमारे दे हेल्प इंडिविजुअल डेवलप स्ट्रॉन्ग मोरल कैरेक्टर एंड मेंटेन पर्सनल इंटीग्रिटी। दो चीज याद रखो कि जो एथिकल प्रिंसिपल होते हैं दे हेल्प डेवलप स्ट्रॉन्ग मोरल कैरेक्टर एंड मेंटेन पर्सनल इंटीग्रिटी। अब जब ये सब चीजें होंगी तो इससे क्या होगा, जब सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाएगी इंसान के अंदर तो इससे क्या होगा, इट विल फोस्टर इनर पीस, ठीक है। जब इनर पीस होगी तो क्या होगा, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो गिल्ट्स होते हैं, जैसे कुछ कर रहे हैं और नहीं करना चाहिए, जो तुम्हारे अंदर चलता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए पर फिर भी हम कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है गिल्ट डेवलप होती है। जब गिल्ट डेवलप होगी तो क्या होगी इनर पीस चली जाएगी। तो एथिकल प्रिंसिपल को फॉलो करने से क्या होता है हमारी पर्सनल इंटीग्रिटी मेंटेन होती है, हमारा स्ट्रॉन्ग मोरल कैरेक्टर बनता है, एज वेल एज इट फोस्टर सेल्फ रिस्पेक्ट, इनर पीस एंड रिड्यूस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड गिल्ट। रनिंग नोट्स लेते जाना, ठीक है, इन सब चीजों के रनिंग नोट्स लेते जाना। नेक्स्ट है हमारा बिल्डिंग ट्रस्ट एंड सोशल हार्मनी। अब देखो खुद सोचो जब हम एथिकल प्रिंसिपल फॉलो करेंगे तो क्या होगा, तो हमारे जो एक्ट्स होंगे, जो हमारे एक्शंस होंगे वो सोसाइटी भी उन्हें एक्सेप्ट करेगी, जिस वजह से क्या हमारे लोगों के बीच में क्या हो ट्रस्ट बनेगा और सोशल हार्मनी भी डेवलप होगी, ठीक है। बिकॉज द इथिकल बिहेवियर दे आर द फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। पर्सनल रिलेशनशिप हो गई या फिर तुम्हारी प्रोफेशनल सेटिंग हो गई, प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो गई, हर चीज में एथिकल प्रिंसिपल दे हेल्प इन बिल्डिंग ट्रस्ट एंड सोशल हार्मनी। दिस इज द सेकंड पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस। थर्ड अगर देखे जाए तो थर्ड है हमारा
इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल प्रोग्रेस। देखो इन बिजनेस एंड गवर्नेंस में क्या होता है, अगर बिजनेस हो गया या गवर्नेंस हो गया तो इथिकल डिसीजन मेकिंग इट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। अब जब ये चीज हो जाएंगी, जब ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी, सस्टेनेबिलिटी हो जाएगी, दिस विल लीड टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होंगे, जो स्कैंडल्स होते हैं, जो मतलब घपला हुआ करते हैं, जो स्कैम्स हुआ करते हैं, जैसे एक सत्यम स्कैम हुआ होगा, इसका नाम सुना होगा, हर्षद मेहता स्कैम था, इसका नाम सुना होगा। तो अगर इथिकल प्रिंसिपल फॉलो किया होता उन लोगों ने तो ये सब चीजें वैसे ही नहीं होती। सो दिस इज द थर्ड पॉजिटिव कंसिक्वेंस, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल प्रोग्रेस। नेक्स्ट इज जस्टिस एंड सोशल वेलफेयर। अब देखो इथिकल एक्शंस जो होते हैं दे प्रमोट जस्टिस, ठीक है, कॉमन गुड को जो वो फेवर करते हैं, कॉमन गुड को प्रमोट करते हैं। दिस हेल्प इन क्रिएटिंग अ सिस्टम जहां पर रिसोर्सेज जो होंगे दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब जब फेयरली डिस्ट्रीब्यूट होंगे रिसोर्सेज क्या होगा, तो सोशल वेलफेयर होगा। इनइक्वालिटी जो होती है, इनइक्वालिटी क्या होगी, रिड्यूस होगी। ठीक है, तो जो अगर इथिकल प्रिंसिपल को फॉलो करा जाएगा तो क्या होगा, इट हेल्प इन क्रिएटिंग अ सिस्टम जहां पर रिसोर्सेज जो होंगे फेयरली डिस्ट्रीब्यूट होंगे और जो सबका वेलफेयर के बारे में सोचा जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, सोशल वेलफेयर होगा और इनइक्वालिटी भी क्या होगी, कम होगी। दिस इज द फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट अगर देखा जाए, इंस्पिरेशन एंड पॉजिटिव रिपल इफेक्ट। ठीक है, अब रिपल इफेक्ट क्या होता है, रिपल का मतलब होता है जैसे तुमने मानो कोई तालाब है, ठीक है, वहां पर तुमने पत्थर फेंका तो उससे क्या होती है, लहरें उठती हैं, दीज आर नोन एज रिपल। ठीक है, रिपल। अब जब उससे क्या होता है कि अगर मानो तुमने कुछ एक काम किया तो उससे रिपल्स उठी, और रिपल इफेक्ट का मतलब होता है जब तुमने कुछ काम किया उसका इफेक्ट पड़ेगा दूसरों में और वो लोग भी अच्छा काम करेंगे। जैसे तुमने जय हो मूवी देखी होगी, तो जय हो मूवी में क्या होता है, वो कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद की, एक इंसान की, तुम 3 लोगों की मदद करो। ठीक है, और उन 3 लोगों से कहो कि वो लोग 3 लोगों की मदद करें। तो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ रिपल इफेक्ट। ठीक है, तो द एक्ट ऑफ काइंडनेस हो गया, जैसे एम्पैथी वगैरह करते हैं, दी ऑफन इंस्पायर अदर्स टू बिहेव सिमिलरली। तो अगर हम जैसे मानो किसी बूढ़ा इंसान है उसकी मदद कर रहे हैं, दैट विल इंस्पायर अदर्स, जो कि लोग देख रहे हैं, जैसे मानो कोई जो और लड़का देख रहा है, यहाँ पे छोटे बच्चे देख रहे हैं, तो इट विल इंस्पायर देम टू फॉलो दैट, फॉलो द सेम बिहेवियर। ठीक है, इट विल ऑल्सो इंस्पायर देम टू बिहेव सिमिलरली। ठीक है, इट विल क्रिएट अ वर्चुअस साइकिल, दिस इज नोन एज पॉजिटिव रिपल इफेक्ट। दीज 5 आर द पॉजिटिव consequences: पर्सनल इंटेग्रिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड सोशल हार्मनी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल प्रोग्रेस, जस्टिस एंड सोशल वेलफेयर, इंस्पिरेशन एंड पॉजिटिव रिपल इफेक्ट। अब देखो जो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, अगर वो हम फॉलो नहीं करेंगे तो वही नेगेटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या था, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड सोशल हार्मनी, तो इससे क्या होगा, अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप। ठीक है, सेम चीज है, इसकी वजह से जो यहाँ पर फायदा हो रहा था उसकी वजह से यहाँ पे वो उसके नेगेटिव कंसिक्वेंसेस भी होने लगेंगे। नेक्स्ट हमारा है लीगल एंड सोशल रिपरकशंस। अब देखो लीगल पेनल्टीज हो गई, फाइन्स हो गया, इम्प्रिजनमेंट हो गया, तुम्हारी जो प्रोफेशनल स्टैंडिंग है, तुम्हारी जॉब वगैरह जाना, तो ये सब चीजें क्या है, दीज आर द रिजल्ट ऑफ अनएथिकल एक्शंस। ठीक है, तो एक उसका नेगेटिव एथिकल नेगेटिव कंसिक्वेंस एक और क्या होगा, लीगल एंड सोशल रिपरकशंस। अगर तुम एथिकल प्रिंसिपल फॉलो नहीं करोगे तो दिस इज वन ऑफ द नेगेटिव कंसिक्वेंस। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। यहाँ पे क्या पढ़ा था हमने, पर्सनल इंटेग्रिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। पर्सनल इंटेग्रिटी मतलब पर्सनल देखो अगर हम इथिकल प्रिंसिपल फॉलो करते थे तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि इट फोस्टर्स सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इनर पीस। जब इनर पीस हो जाएगी तो क्या होगा, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और गिल्ट जो है ये सब कम हो जाएंगे। पर अगर हम इथिकल प्रिंसिपल फॉलो नहीं करेंगे तो ये जो गिल्ट है जो अंदर डेवलप होती जा रही है, इट विल हैव सीरियस साइकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस। दिस इज द थर्ड पॉइंट, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। ना फोर्थ पॉइंट अगर देखो तो सोसाइटल इंस्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक डिजास्टर। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि इट विल लीड टू फॉलोइंग एथिकल प्रिंसिपल विल लीड टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल प्रोग्रेस। पर अगर हम इसी को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इकोनॉमिक डिजास्टर्स होंगे। ठीक है, जैसे करप्शन हो गया, इनजस्टिस हो गया, ठीक है, इनइक्वालिटीज वगैरह भी बढ़ना चालू हो जाएंगी। तो दीज आर द सम ऑफ द नेगेटिव कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉट फॉलोइंग इथिकल प्रिंसिपल्स। अब हम देखें इसमें इरोजन ऑफ सोशल वैल्यूज। अब देखो परसिस्टेंट अनएथिकल बिहेवियर विद इन सोसाइटी दे कैन इरोड कोर वैल्यूज। ठीक है, अगर इफ दे इरोड द कोर वैल्यूज, इसकी वजह से क्या होगा, जो सिविक एंगेजमेंट है, जो लोग एंगेज होते हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, दीज थिंग विल गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, ये चीजें घट जाएंगी। एंड दिस अंडरमाइन द फाउंडेशन ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी एंड कलेक्टिव प्रोग्रेस। तो जस्टिस भी थ्रेटन होगी। ठीक है, जो सोसाइटी में जस्टिस है, इक्वालिटी हो गई,
ठीक है, और जो हमारा कलेक्टिव प्रोग्रेस कर रही है हमारी सोसाइटी, वो चीज़ भी क्या हो जाएंगी, वो चीज़ भी कम हो जाएंगी। इट विल अंडरमाइन दीज फाउंडेशनल स्टेप्स, फाउंडेशनल फंक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, जो जस्टिस मिलनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, कलेक्टिव प्रोग्रेस होना चाहिए, ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी। दीज आर द नेगेटिव consequences ऑफ नॉट फॉलोइंग एथिकल प्रिंसिपल, या फिर और नेगेटिव consequences ऑफ अनएथिकल एक्शंस। तो फर्स्ट क्या था, ब्रेक डाउन ऑफ ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप, सेकंड लीगल एंड सोशल रिपरकशन। देखो अगर ये चीज, देखो अगर इन चीजों को तुमने याद कर लिया तो इससे क्या होगा, अगर मानो क्वेश्चन आया कि व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज, देखो कभी कभार क्या होता है, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, उसमें अगर क्वेश्चन आया कि व्हाट इज एथिक एंड व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ फॉलोइंग एंड नॉट फॉलोइंग एथिकल प्रिंसिपल्स, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। सो देन दिस सिंपल पेज विल हेल्प यू, ठीक है। So these are so this was the topic consequences of ethics. Now we are moving on to a very important topic जिसके ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है। द टॉपिक इज एसेंस ऑफ एथिक्स। अब देखो एसेंस क्या होता है, एसेंस होता है कोर मटेरियल, कोर मटेरियल या फिर कोर प्रिंसिपल्स होगा। जैसे मानो कोई भी चीज है उसका कोर मटेरियल, जैसे मानो कोई, जैसे अगर तुमने साइंस पढ़ी तो साइंस में तुमने पढ़ा होगा मैटर, ठीक है, मैटर। अब मैटर जो होता है, मैटर किस चीज से बना होता है, कोई भी मैटर है वो किससे, एटम से बना होता है, मतलब बना होता है किससे, मॉलिक्यूल से बना होता है। मॉलिक्यूल किससे बने होते हैं, एटम से बने होते हैं। अब एटम के अंदर क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें, दीज आर दी एसेंस ऑफ एथिक्स, मतलब एसेंस है, दीज आर एसेंस ऑफ मैटर। इसी तरह इथिक्स की भी एसेंस होती है, मतलब कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जो कि उसकी फंडामेंटल चीज को बताएंगे, जो एथिक्स की फंडामेंटल चीज है, या फिर उसको कह लें कि जो उसको फंडामेंटली, जो इसको बिल्कुल स्मॉल कॉन्सेप्ट की जिस चीज से एथिक्स डिफाइन होती है उसको बताएंगे। दीज आर नोन एज एसेंस ऑफ एथिक्स। इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो एसेंस ऑफ एथिक्स रिफर टू द फंडामेंटल क्वालिटीज एंड इंट्रिंसिक नेचर दैट डिफाइन एथिकल थिंकिंग एंड बिहेवियर। अगर ये चीज नहीं होगी तो एथिकल थिंकिंग एंड बिहेवियर को डिफाइन कैसे करोगे। सो दीज आर द सम ऑफ द थिंग्स, एसेंस ऑफ एथिक्स इज द थिंग्स, दे आर द फंडामेंटल क्वालिटीज एंड इंट्रिंसिक नेचर दैट डिफाइंस एथिकल थिंकिंग एंड बिहेवियर, ठीक है। दिस इज जस्ट ए स्मॉल डेफिनेशन, ठीक है। अब एसेंस ऑफ एथिक्स के फीचर्स क्या क्या हैं, जो एथिक्स की जो एसेंस है उसके फीचर्स क्या क्या हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर भी क्या है, दीज आर ओनली बुलेट पॉइंट्स। यूनिवर्सल अपील, गाइडेंस फॉर एक्शन, जिसको केवल तुम रिवीजन के लिए रख सकते हो, पर तो अगर तुम्हें समझना है तो जो मैं कह रहा हूं उसको समझो, लिसन केयरफुली। फर्स्ट, our जो फर्स्ट की फीचर ऑफ एसेंस ऑफ एथिक्स इज दैट इज यूनिवर्सल अपील। देखो यूनिवर्सल अपील का मतलब क्या है कि जो एथिक्स होती है, इट इज नॉट जस्ट ओनली अबाउट अस वन कल्चर और टू कल्चर, इट ट्रांसेंड्स कल्चरल एंड लीगल बाउंड्रीज, ठीक है। इट अपील्स टू यूनिवर्सल वैल्यूज। यूनिवर्सल वैल्यूज जैसे जस्टिस हो गई, ठीक है, जस्टिस हो गई, रिस्पेक्ट हो गई, ऑनेस्टी हो गई, कंपैशन हो गया, ठीक है, एम्पैथी हो गई। So these are the some of the things that are universal. Therefore, the first feature of the sense of ethics is universal appeal की जो ethics होती है transcend cultural and legal boundaries. Next is our guidance for action. जो हमारा सेकंड पॉइंट है, जो सेकंड की फीचर है सेंस ऑफ एथिक्स का, इट इज द गाइडेंस फॉर एक्शन। तो जो एथिक्स होती है, इट प्रोवाइड अ मोरल कंपास। समझ लो कि जो कंपास तो देखा होगा तुमने कि जिसमें एक साइड क्या होता है, नॉर्थ होता है, एक साइड क्या होता है, साउथ होता है, तो ये हमें डायरेक्शन बताता है। तो एथिक्स को समझ लो कि इट इज अ मोरल कंपास, ठीक है। इट इज अ मोरल कंपास, इट हेल्प इंडिविजुअल एंड ग्रुप नेविगेट कॉम्प्लेक्स डिसीजंस। अब डिसीजन जो अगर बहुत कॉम्प्लेक्स डिसीजन, उनको उसे बताना है कि क्या कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा, तो बस सिंपल है कि इथिकल प्रिंसिपल को फॉलो कर लो। इट विल टेल यू व्हाट इज राइट, व्हाट इज फेयर, व्हाट इज जस्ट। तो दिस इज द गाइडेंस फॉर एक्शन। तो इथिक्स इज इस टाइप के टर्म्स यूज कर सकते हो तुम कि इथिक्स प्रोवाइड मोरल कंपास, इस टाइप के टर्म्स यूज कर सकते हो। सेकंड की फीचर इज इट गाइड्स अवर एक्शन। नेक्स्ट इज फोकस ऑन वॉलंटरी ह्यूमन एक्शन। देखो ये वाला पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर एक टर्म है वॉलंटरी ह्यूमन एक्शन। क्योंकि एक्शन क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं वॉलंटरी ह्यूमन एक्शन, एक होते हैं इनवॉलंटरी ह्यूमन एक्शन, ठीक है। इनवॉलंटरी ह्यूमन एक्शन जिस पर ह्यूमंस का कंट्रोल नहीं है, वॉलंटरी ह्यूमन एक्शन जहां पर इंसान का कंट्रोल है, ठीक है। तो हम केवल जो इथिक्स है, इट ओनली डील्स विद दी दोज वॉलंटरी एक्शन व्हिच आर टेकन कॉन्शियसली एंड नॉट दोज इनवॉलंटरी। जैसे इनवॉलंटरी एक्शंस कौन कौन से हो गए, जैसे ब्रीथिंग हो गई, ठीक है, हार्ट बीट्स हो गए, ब्रीथिंग हो गई, हार्ट बीट्स हो गए, थिंकिंग हो गई, ये सब चीजें जो हो गई, डाइजेशन हो गया तुम्हारा, दीज आर सम ऑफ द इनवॉलंटरी ह्यूमन एक्शन। बट द इथिक्स जो है, इट ओनली डील्स विद द वॉलंटरी ह्यूमन एक्शन व्हिच आर टेकन इन अ 100% कॉन्शियस माइंड, ठीक है। नेक्स्ट इज अवर रिफ्लेक्शन ऑफ वैल्यूज।
रिफ्लेक्शन ऑफ वैल्यूज का मतलब क्या है, जो इथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, जो इथिक्स होती है, जो अगर एसेंस ऑफ एथिक्स देखी जाए तो इसका एक फीचर है रिफ्लेक्शन ऑफ वैल्यू, मतलब इट एम्बडीज द कोर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल दैट सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स होल्ड। ठीक है, तो जो कोर वैल्यूज और प्रिंसिपल सोसाइटी फॉलो करती है, सोसाइटी हो गया, इंडिविजुअल हो गया, ये होल्ड करके रखती है, मतलब फॉलो करती हैं, दीज आर सम ऑफ द, दिस इज द एसेंस ऑफ एथिक्स का एक फीचर है। रिफ्लेक्शन ऑफ वैल्यू का मतलब है कि जो सोसाइटी वैल्यूज हो गई, कोर वैल्यू। अब देखो वैल्यूज के बारे में समझ लो एक चीज, कि जो वैल्यूज होती है, वैल्यूज दो टाइप की होती है। वैल्यूज के बारे में आगे और पढ़ेंगे जब ह्यूमन वैल्यूज वाला चैप्टर टॉपिक चालू करेंगे। तो वैल्यूज जो होती है दो टाइप की होती हैं, एक होती है कोर वैल्यूज और दूसरी होती है पेरिफेरल वैल्यूज। पेरिफेरल या फिर साइड वाली वैल्यूज कह लो या फिर कॉर्नर वैल्यूज कह लो। तो जो कोर वैल्यूज होती है दे आर द वैल्यूज दैट मेक यू। ठीक है, मतलब जो तुम सोचते हो, जो तुम करते हो, दीज आर द सम ऑफ द वैल्यूज दैट आर नोन एज कोर वैल्यूज। जो तुम्हारे जो वैल्यू सिस्टम का कोर बनाती है, दीज आर नोन एज कोर वैल्यूज। अब देखो कोर वैल्यूज जो होती है दे आर हार्ड टू चेंज। ठीक है, पेरिफेरल वैल्यूज क्या होती है, तुमको अगर थोड़ी बहुत कोई परसुएट कर देगा देन योर वैल्यूज, योर डिसीजंस कैन बी चेंज। बट जो कोर वैल्यूज होती हैं दे आर वेरी हार्ड टू चेंज। तो उसी तरह जो कोर वैल्यूज और प्रिंसिपल सोसाइटीज और इंडिविजुअल की होती हैं, दे आर द रिफ्लेक्शन ऑफ द वैल्यू, दे फॉर्म द एथिक्स। नेक्स्ट इज अवर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट। देखो सब्जेक्टिव मतलब जो तुम तो अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग उसके ओपिनियन होगी। ऑब्जेक्टिव जो एक ऑब्जेक्टिव ओपिनियन होगी, मतलब उससे सब्जेक्टिव जो अलग अलग लोगों की जो अलग अलग ओपिनियन है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, लोगों से डिफर नहीं करती है। इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव एलिमेंट एंड सब्जेक्टिव एलिमेंट, मतलब जो लोगों से एक एक करके अलग अलग लोगों की अलग अलग ओपिनियन होती है, दिस इज नोन एज सब्जेक्टिव ओपिनियन। अब देखो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट दोनों एथिक्स में है। एथिक्स कैन बी बोथ सब्जेक्टिव समटाइम, मतलब शेप्ड बाय पर्सनल इमोशंस हो गए, एंड इट कैन बी ऑब्जेक्टिव समटाइम बेस्ड ऑन द रीजन आर्ग्यूमेंट या फिर सोसाइटल कंसेशन। देयरफॉर द वन ऑफ द फीचर इज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट। तो मतलब दोनों होते हैं। तो एथिक्स इज नॉट एंटायरली सब्जेक्टिव एंड इट इज ऑल्सो नॉट एंटायरली ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज बियॉन्ड लीगल कंप्लायंस। क्यों, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इथिकल स्टैंडर्ड्स दे ऑफन गो बियॉन्ड व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। ठीक है, इट encompasses एक्शन दैट प्रमोट ग्रेटर गुड। तो इथिकल स्टैंडर्ड, तो ये जो बियॉन्ड लीगल कंप्लायंस का मतलब है कि जो इथिकल स्टैंडर्ड्स हो गए दे ऑफन गो बियॉन्ड व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, जब हम लॉज एंड एथिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो लॉज एंड एथिक्स के बारे में जब पढ़ रहे थे तो क्या बताया था कि लॉज दे आर नैरोअर देन एथिक्स। अब जब नैरोअर देन एथिक्स हैं तो जो इथिकल स्टैंडर्ड्स होंगे दे विल ऑफन गो बियॉन्ड व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। So therefore, one of the essence of the ethics, feature of the essence of ethics is beyond legal compliance. Then at the end we have prescriptive nature. अब जब यहाँ पे हमने definition पढ़ी थी, अगर तुम्हें ध्यान हो, तो यहाँ पर definition क्या थी? Ethics is defined as prescriptive rule of conduct which enable an individual to differentiate between right and wrong. तो फिर अगर हम यहाँ पे essence of ethics में इसका feature देखें कि it is of prescriptive nature, तो इसका मतलब है कि ethics prescribe how people ought to behave. ठीक है, इट इंकरेजेस एक्शंस। तो इथिक्स क्या हो गया, इथिक्स इज जो एक फीचर हो गया प्रेस्क्रिप्टिव नेचर, मतलब इट प्रिस्क्राइब हाउ पीपल आउट टू बिहेव, एंड द सेकंड इट इंकरेजेस एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, अब इंडिविजुअल एक्शन भी कर सकता है, कलेक्टिव एक्शंस भी कर सकता है। तो जो इथिक्स का जो एसेंस है, मतलब एक फीचर है, वो है प्रेस्क्रिप्टिव नेचर, कि इट प्रिस्क्राइब हाउ पीपल शुड एक्ट। ठीक है, तो की फीचर्स हमने देख लिए। फर्स्ट, यूनिवर्सल होते हैं, जो एथिकल प्रिंसिपल होते हैं दे आर ऑफन यूनिवर्सल। गाइडेंस फॉर एक्शन, दे गाइड अवर एक्शन, फोकस ऑन द वॉलंटरी, ओनली वॉलंटरी ह्यूमन एक्शन और इनवॉलंटरी ह्यूमन एक्शन, देन रिफ्लेक्शन ऑफ द कोर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट दोनों होते हैं। कभी कभी दे आर सेट बाय द सब्जेक्टिव इमोशंस ऑफ पर्सन, जैसे सब्जेक्ट पर्सनल इमोशन हो गया, या फिर देयर परसेप्शन, एंड समटाइम दे आर ऑब्जेक्टिव। They are shaped by objective elements and they are beyond, sometimes they are beyond, they are within legal compliance, and often they are, sometimes most of the time often they go beyond what is required by law, and at the end they are prescriptive in nature, they prescribe how people ought to behave. ठीक है, so these are the features of the essence of ethics. अब देखो हमने इसमें बहुत पढ़ लिया, इसमें पीपीटी का यूज करके बहुत पढ़ लिया। अब देखो एक टॉपिक आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। इसको थोड़ी होल्ड पे रखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भी इसे सुनने वाली चीज़ हो गई। अब स्टार्ट करते हैं, ये वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। अब डायमेंशन ऑफ एथिक्स हम पढ़ेंगे किससे, व्हाइट बोर्ड से पढ़ेंगे, बिकॉज इट नीड्स मोर क्लैरिटी एंड मोर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो इसके लिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। डायमेंशंस ऑफ एथिक्स के बारे में समझते हैं। ठीक है, डायमेंशंस
ऑफ एथिक्स। देखो देयर आर 4 डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। अब देखो डायमेंशंस ऑफ एथिक्स क्या है, देखो एथिक्स का जो टॉपिक है इट इज मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, एंड एवरी डायमेंशन एंड स्टडिंग अबाउट एवरी डायमेंशंस इट ऑफर्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव अंडरस्टैंडिंग हाउ एथिकल प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट दे आर फॉर्म्ड, ठीक है। देयरफॉर द अंडरस्टैंडिंग हैविंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ एथिक्स इज इंपॉर्टेंट। अब देखो देयर आर 4 डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, ठीक है, एथिक्स के 4 डायमेंशंस होते हैं। तो फर्स्ट डायमेंशन जो होता है वो होता है मेटा एथिक्स, ठीक है। जो फर्स्ट डायमेंशन है वो है मेटा एथिक्स। अब मेटा एथिक्स क्या होता है, मेटा एथिक्स देखो पहले पूरे देख लेते हैं कौन कौन से 4 डायमेंशन है। मेटा एथिक्स हो गया, नॉर्मेटिव एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स इसी को प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, और जो लास्ट है हमारा वो है अप्लाइड एथिक्स। ये हो गए हमारे 4 डायमेंशंस, ठीक है। मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स एंड अप्लाइड एथिक्स। अब इन सब की मीनिंग समझते हैं। अब देखो जो मेटा एथिक्स है, दिस डायमेंशन डील्स विद द क्वेश्चन ऑफ व्हाट, ठीक है। मतलब जो मेटा एथिक्स है डील्स विद द इट एक्सप्लोर द नेचर द मीनिंग ऑफ द इथिकल कॉन्सेप्ट्स। जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग, व्हाट डज द वर्ड्स बैड एंड गुड एंड बैड मीन, ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये मेटा एथिक्स एक्सप्लोर करती है। और जैसे हो गया आर मोरल्स यूनिवर्सल और रिलेटिव, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है कि जो जो व्हाट वाले क्वेश्चन है जिसकी नेचर या मीनिंग एक्सप्लोर करने वाले क्वेश्चंस हैं, these are they form the part of the meta ethics, ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव एथिक्स देख लो पहले। तो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स इज अबाउट व्हाट हाउ पीपल एक्चुअली बिहेव, ठीक है, एक्चुअली बिहेव। अब अगर नॉर्मेटिव एथिक्स देखो, नॉर्मेटिव एथिक्स देखते हैं तो देखो नॉर्मेटिव एथिक्स क्या होता है, नॉर्मेटिव एथिक्स इट प्रिस्क्राइब रूल्स, क्योंकि इसे क्या कहते हैं, इसे प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स भी कहते हैं। नॉर्मेटिव एथिक्स को प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स भी कहते हैं। अब ये प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स इसका इसका काम क्या रहता है, दिस डायमेंशन डील विद व्हाट, एक क्वेश्चन देख लो कि ये इट डील्स विद द क्वेश्चन व्हाट पीपल, या फिर व्हाट नहीं, हाउ पीपल शुड बिहेव, ठीक है, हाउ पीपल शुड बिहेव, इट डील्स विद दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें पर ये बताते हैं इट प्रिस्क्राइब योर द रूल्स, दी रूल्स प्रोवाइड करती है कि किस टाइप से जो लोगों को है किस टाइप से बिहेव करना चाहिए। अब नॉर्मेटिव एथिक्स के बारे में तो हमने देख लिया कि ये प्रोवाइड्स इट गिव्स यू द रूल, इट गिव्स यू द framework, it provides the framework, it provides the rules that how people should behave, and descriptive ethics is about how people actually behave, ठीक है। this is meta ethics is about your what does the terms right and wrong mean, मतलब ये what वाली चीजों से डील करती है। जो normative ethics है it prescribe you the rules and the framework that how people should behave, and the descriptive ethics is about how people actually behave, ठीक है। जैसे डिस्क्रिप्टिव एथिक्स के क्वेश्चन देखे जाए तो इसमें क्वेश्चंस आते हैं व्हाट डू पीपल रियली बिलीव अबाउट व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। और जैसे इसके क्वेश्चन देखे जाए कि हाउ डू मोरल प्रैक्टिस डिफर अक्रॉस कल्चर एंड टाइम, ठीक है। तो दीज आर द थिंग दैट डील्स दैट कम्स अंडर डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, इट इज हाउ पीपल एक्चुअली बिहेव। नॉर्मेटिव एथिक्स हाउ पीपल शुड बिहेव, ठीक है। इट प्रोवाइड रूल, इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क। और जो हमारी लास्ट डायमेंशन है अप्लाइड एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स होती है कि जब हम इथिकल प्रिंसिपल को किसी प्रैक्टिकल सिचुएशन में अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिकल सिचुएशन में अप्लाई करेंगे या फिर किसी एथिकल डायलेमा को सॉल्व करने के लिए एथिकल प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे, तो दिस इज नोन एज अप्लाइड एथिक्स। या फिर ऐसा समझ लो कि सोसाइटी में एथिक्स के जो एप्लीकेशन होते हैं किसी भी चीज में अप्लाई करेंगे अगर हम एथिकल प्रिंसिपल को, दैट इज नोन एज अवर अप्लाइड एथिक्स, ठीक है। समझ में आया। मेटा एथिक्स क्या है, मेटा एथिक्स बताती है कि एक्सप्लोर द मीनिंग एंड द नेचर ऑफ द एथिकल कॉन्सेप्ट। नॉर्मेटिव एथिक्स इज प्रिस्क्राइब द रूल एंड द फ्रेमवर्क ऑन हाउ पीपल शुड बिहेव, और डिस्क्रिप्टिव एथिक्स इज अबाउट हाउ पीपल एक्चुअली बिहेव,
एंड एथिकल अप्लाइड एथिक्स क्या होगा, ये व्हेन एथिकल प्रिंसिपल दे आर अप्लाइड टू प्रैक्टिकल सिचुएशन टू डील विद एनी एथिकल डायलेमास। अब देखो अप्लाइड एथिक्स के और डायमेंशंस भी होते हैं, मतलब अलग अलग। अब देखो किसी भी सिचुएशन में अगर एथिक्स को अप्लाई करेंगे तो वो अप्लाइड एथिक्स ही कहलाएगी। पर हमें जो इंपॉर्टेंट पढ़ना है वो पढ़ना है बिजनेस एथिक्स। बिजनेस में एथिक्स कैसे के एथिकल प्रिंसिपल कैसे अप्लाई होते हैं, इन्वायरमेंट में। और एक चीज हमें और पढ़ना है, यहाँ पे पढ़ने देखो टेक्नोलॉजी वाला भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेंगे, ठीक है। टेक्नोलॉजी में जैसे एआई हो गया, और जो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कि एप्लीकेशन ऑफ एथिकल प्रिंसिपल इन प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया हमारे, ये जो हमने पढ़ा कि डायमेंशंस के बारे में पढ़ा, पर नॉर्मेटिव एथिक्स थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए नॉर्मेटिव एथिक्स के बारे में थोड़ी और डीपली पढ़ते हैं। तो नॉर्मेटिव एथिक्स के बारे में थोड़ी और पढ़ते हैं। देखो नॉर्मेटिव एथिक्स के अंडर में 3 थ्योरीज आती हैं, ठीक है। इसके अंडर में थ्योरीज आती हैं, क्योंकि नॉर्मेटिव एथिक्स क्या है, इट प्रोवाइड रूल एंड द फ्रेमवर्क, देयरफॉर देयर आर थ्योरीज विद इन दी नॉर्मेटिव एथिक्स। अब थ्योरीज कौन कौन सी आती हैं, थ्योरीज देयर आर थ्री थ्योरीज विद इन नॉर्मेटिव एथिक्स। फर्स्ट इज योर डियोंटोलॉजिकल, या फिर स्कूल्स ऑफ थॉट कह लो, डियोंटोलॉजी या फिर डियोंटोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट कह लो, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ गया कंसिक्वेंसलिज्म, कंसिक्वेंशियलिज्म, ठीक है। और जो थर्ड हो गया वो हो गया वर्च्यूज, ठीक है, वर्च्यू एथिक्स कह लो, ठीक है। तो दीज आर द थ्री थ्योरीज विद इन नॉर्मेटिव एथिक्स। अब देखो डियोंटोलॉजी और कॉन्सिक्वेंस, देखो कंसिक्वेंशियलिज्म में क्या समझ में आ रहा है, कंसिक्वेंस। तो कंसिक्वेंशियलिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है, इट सेज कि योर एथिकल जो योर एक्शंस आर राइट एज लॉन्ग एज जो आउटकम आ रहा है इट इज एथिकल, ठीक है। इसी कंसिक्वेंशलिज्म के अंदर एक टर्म, एक और स्कूल ऑफ थॉट है, दैट इज यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन ये वर्ड तुम लोगों ने सुना होगा। तो दिस स्कूल ऑफ थॉट सेज कि वो वाले एक्शंस, दोज एक्शंस आर करेक्ट विच ब्रिंग मोर गुड, जो आउटकम है, देखो ये कंसिक्वेंशलिज्म का, इसलिए इट आल्सो फोकस ऑन आउटकम, विच विच ब्रिंग्स मोर गुड या मोर बेनिफिट टू मोर पीपल, ठीक है, टू मोर पीपल। दिस इज व्हाट यूटिलिटेरियंस स्कूल ऑफ थॉट आर। कंसिक्वेंशलिज्म, ठीक है, कंसिक्वेंशलिज्म क्या होगा, इट फोकसेस ऑन आउटकम, इसी का एक डायमेंशन है यूटिलिटेरियन। इट सेज जितने ज्यादा लोग, अगर जैसे मानो रॉबिन हुड वाला है, ठीक है, रॉबिन हुड वाला एग्जांपल देखो। रॉबिन हुड क्या है, रॉबिन हुड कौन होता है, जो मतलब गरीब अमीरों से लेता है और गरीबों को देता है, ठीक है। तो मतलब वो क्या कर रहा है, गरीबों का भला कर रहा है, देयरफॉर हिज एक्शंस मस्ट हैव टू बी राइट। अगर कंसिक्वेंशलिज्म के पर्सपेक्टिव से देखें देन यस दे आर, ही इज डूइंग ए एथिकल वर्क। पर अगर डियोंटोलॉजिकल एथिक्स से देखी जाए तो डियोंटोलॉजी क्या कहती है, दे सेज कि योर एथिकल, योर एक्शंस आर ओनली करेक्ट इफ द प्रोसेस दैट यू फॉलो इज एथिकल, एज लॉन्ग एज द प्रोसेस इज एथिकल। तो अगर कंसिक्वेंशलिज्म के पर्सपेक्टिव से देखे जाए तो जो रॉबिन हुड है ही इज डूइंग एथिकल वर्क, ठीक है, इट इज अकॉर्डिंग टू एथिक्स। पर अगर डियोंटोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट की दृष्टि से देखी जाए तो इट इज अनएथिकल। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। चोरी क्या होती है, अनएथिकल होती है। देयरफॉर जो डियोंटोलॉजिकल के पर्सपेक्टिव देखें तो ये क्या है, अनएथिकल है, पर कंसिक्वेंशलिज्म के पर्सपेक्टिव देखें तो ये एथिकल है। तो डियोंटोलॉजी प्रोसेस पे फोकस करती है, कॉन्सिक्वेंशलिज्म ओनली आउटकम पे फोकस करते हैं। अब वर्च्यू एथिक्स होती है, इट फोकसेस ऑन दी वर्च्यूज, ठीक है, इट फोकसेस ऑन दी कैरेक्टर, इट फोकसेस ऑन दी वर्च्यूज। इसके बारे में और डीपली पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे हम मोरल थिंकर्स के बारे में। इट, ठीक है, मोरल थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशली कौन कौन से, किस किस के बारे में, प्लाटो और किसके बारे में, एरिस्टोटल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब इसके बारे में हम और डीपली पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लो कि मेटा एथिक्स होती है, इट डील्स विद योर विद द मीनिंग, ठीक है, नेचर एंड द मीनिंग के बारे में डील करती है। प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स, इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क, रूल्स एंड फ्रेमवर्क ऑन हाउ पीपल शुड बिहेव। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स इज अबाउट हाउ पीपल एक्चुअली बिहेव, एंड अप्लाइड एथिक्स व्हेन एथिकल प्रिंसिपल आर अप्लाइड टू अ प्रैक्टिकल सिचुएशन। नॉर्मेटिव एथिक्स के अंदर 3 थ्योरीज आती हैं, डेंटोलॉजी, consequentialism and virtue ethics. Deontology is they focuses on the process, they focus consequentialism, they focus on outcome. Utilitarian का मतलब they focuses on
as the ethical principle is ethical act, your action is ethical as long as it brings more good to more people. ठीक है, अगर और जो लास्ट में जो वर्च्यू एथिक्स देखा था इसके बारे में और ज्यादा देखेंगे। देखो वर्च्यू एथिक्स क्या होती है, इट फोकसेस ऑन द कैरेक्टर एंड वर्च्यूज। तो इसके बारे में और देखेंगे, मोरल थिंकर्स के बारे में देखेंगे। अब देखो यूटिलिटेरियन के बारे में अगर और देखा जाए तो देखो अगर कोई दो टाइप के दो एक्शंस है, एक एक्शन जो है इट ब्रिंग्स बेनिफिट टू 10 पीपल, अगर दूसरा है इट ब्रिंग्स बेनिफिट या फिर इट इज एडवांटेजेस फॉर 100 पीपल, तो ये वाला जो एक्शन है ये वाला एथिकल माना जाएगा। ठीक है, इट विल बी कंसिडर्ड मोर एथिकल। ये वाली चीज थी, दिस इज सो हमारा जो डायमेंशन ऑफ द एथिक्स वाला टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसकी जो डेफिनेशंस हैं ये वाली डेफिनेशंस अब पीपीटी में मिल जाएंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। ठीक है, तो हमारा डायमेंशंस ऑफ एथिक्स वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। और जैसा कि बताया कि अप्लाइड एथिक्स में जैसे बिजनेस एथिक्स हो गया, एनवायरमेंटल एथिक्स हो गया, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ हो गया, तो ये वाली चीजें हम क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अब अगर तुम लोग को देखना हो तो मेटा एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स, ये जितने भी डायमेंशन ऑफ एथिक्स है इनकी डेफिनेशन पीपीटी में है, इसको पढ़ लेना। टेलीग्राम चैनल पर पीपीटी मिल जाएगी। और कुछ टर्म्स हैं जो उसमें डिस्कस कर चुके हैं हम, जैसे डियोंटोलॉजी क्या होती है। डियोंटोलॉजी प्रोसेस पे फोकस करती है। कंसिक्वेंशियलिज्म जो होता है ये आउटकम पे फोकस करता है। वर्च्यू एथिक्स होती है जैसे प्लाटो और सोक्रेट्स की एथिक्स हो गई, जो थ्योरी फिलोसफिकल थ्योरीज हैं दे आर वर्च्यू एथिक्स से बेस्ड पर फोकस करती हैं। एंड इट फोकसेस ऑन कैरेक्टर एंड वर्च्यू, ये सब डिस्कस वैसे ही कर चुके हैं। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। मतलब what are the factors that determine what ethical principle are good, what are the ethical principles that individuals should follow. ठीक है, तो these are known as determinants of ethics. These are the factors that inform the ways in which society expect its members to behave. ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स देखिए। देखो ये जो लिस्ट दी गई है ये दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। ठीक है, और भी कई पॉइंट्स होते हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे। और हर एक पॉइंट को पढ़ने की जरूरत, हर एक पॉइंट को डिटेल में अभी हम देखेंगे। ठीक है, हर एक पॉइंट को डिटेल में देखेंगे और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी इसमें देखेंगे। अब जैसे फर्स्ट आता है हमारा पर्सनल वैल्यूज एंड मोरल्स की बात अगर करी जाए तो पर्सनल वैल्यूज एंड मोरल दे आर वन ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स। पर्सनल वैल्यूज एंड मोरल में आ जाएंगे जैसे इंडिविजुअल बिलीव्स हैं। ठीक है, हमारे जो फैमिली है, फैमिली हमें जो सोशलाइजेशन के प्रोसेस में जो हमें हमारे अंदर जो बिलीव्स डालती है, और जो एजुकेशन हो गया या पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो गए हमारे, दीज आर द सम ऑफ द factors that determine the ethics, that our ethical principle, that these determine our ethical principle. So these are the personal values and morals. Personal values में क्या जाएगा, individual beliefs हो गए हमारे, which are shaped by our family, education, personal experiences हो गए, they form the core of our ethical decision making. This is our first determinant of ethics. Next is reason and rationality. अब देखो rationality तो जो रेशनैलिटी होती है वो क्या होता है, किसी भी चीज को सोच समझ के उसके फेवर और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, उसके सही गलत के बारे में जानकर किसी भी चीज के बारे में सोचना, दैट इज नोन एज रेशनैलिटी। तो द कैपेसिटी और रेशनल एलिवेशन अलाउज इंडिविजुअल टू वेक कंसिक्वेंसेज। तो अगर रेशनैलिटी को फॉलो करोगे देन इट अलाउज यू टू वेक कंसिक्वेंसेज। अगर तुम अच्छे से इवेल्युएट करोगे कि किसके कंसिक्वेंसेज क्या हैं तो उस हिसाब से तुम अपने एथिकल प्रिंसिपल डिसाइड कर सकते हो। दिस इज द वन ऑफ द, देयरफॉर इट इज आल्सो वन ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। अब एक जो इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनेंट वो है इमोशंस एंड फीलिंग। अब देखो जो ऐसा माना जाता है, जैसे कुछ लोग कहेंगे कि नहीं इमोशन हमारे प्रिंसिपल को इफेक्ट नहीं करता, बट दिस इज रॉन्ग। इमोशन एंड फीलिंग्स दे आर अ वेरी इफेक्टिव डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स, या फिर कह सकते हैं दे आर मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। जैसे इमोशंस है, जैसे एम्पैथी हो गया, कंपैशन हो गया, एंगर हो गया, फियर हो गया, दे कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस आवर एथिकल चॉइसेस। क्योंकि देखो जैसे अगर पॉजिटिव इमोशंस होते हैं तो पॉजिटिव इमोशन क्या करते हैं, दे इंकरेजेस एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर हो गया। ठीक है, बट जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं दे कैन समटाइम क्लाउड योर जजमेंट एंड कैन लीड टू अनएथिकल एक्शंस। ठीक है, इफ नॉट रेगुलेटेड। देयरफॉर एथिकल इमोशन एंड फीलिंग दे आर आल्सो इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। अब एक चीज इसको देखो, रिलीजियस बिलीव्स को देखो। अब देखो जितने भी रिलीजियंस है पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो हिंदुइज्म हो गया या फिर इस्लाम हो गया या फिर क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, जोरास्ट्रियनिज्म, कोई से भी हो गया, जो उनकी जितने भी रिलीजियस हैं उनकी जो रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स हैं दे डील विद द क्वेश्चन ऑफ हाउ एन इंडिविजुअल शुड बिहेव एंड हाउ द सोसाइटी शुड बी। ठीक है, these are the basic question that all the religious books of every religion talks about. ठीक है, how the
इंडिविजुअल शुड बिहेव, हाउ द सोसाइटी शुड बी, दीज आर द सम ऑफ। अब जैसे एक हिंदुइज्म का देखो, एक चीज हिंदुइज्म में क्या है, एक कॉन्सेप्ट है राम राज्य का, ठीक है। तो राम राज्य जो है इट इज मोर ऑफ एन इथिकल सोसाइटी, ठीक है। राम राज्य का मतलब है कि एक इथिकल सोसाइटी बनाना है। इट इज मोर ऑफ अ इथिकल सोसाइटी कॉन्सेप्ट रेदर देन अ गवर्नेंस मॉडल, ठीक है। क्या हम इस राम राज्य को क्या कंसिडर करते हैं, गवर्नेंस मॉडल कंसिडर करते हैं, बट जो राम राज्य है इट इज मोर ऑफ एन इथिकल सोसाइटी, इथिकल मॉडल रेदर देन अ गवर्नेंस मॉडल, ठीक है। तो रिलीजियस बिलीव्स इस तरह से अफेक्ट करते हैं, इसी तरह से हमारे जो इथिकल प्रिंसिपल्स हैं उसको डिटरमाइन करते हैं। अब लीगल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स का अगर देखा जाए तो लीगल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क या पे कह लो लॉज कह लो, ठीक है, लॉज भी कह सकते हैं। तो लॉज जो होते हैं, तो लॉज क्या करते हैं, दे मोस्ट ऑफन दे इनकॉर्पोरेट इथिकल स्टैंडर्ड्स टू विच मोस्ट सिटीजन सब्सक्राइब। समझ रहे हो कि मतलब जो लॉज होते हैं, तो क्योंकि देखो अभी हमने पहले क्या पढ़ा था कि लॉज जो होते हैं, लॉज और एथिक्स के बीच में रिलेशन क्या होती है, लॉज दे आर नैरोअर, ठीक है, बट नैरोअर होते हैं, पर फिर भी जो लॉज होते हैं दे समटाइम डिटरमाइन एथिक्स। उसके लिए हमने एग्जांपल भी देखे थे, हाउ सम दो वो केसेस हमने देखे थे ना, कि जिसमें एथिक्स डिफाइंस लॉज एंड जिसमें लॉज डिफाइंस एथिक्स। देयरफॉर वन ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ एथिक्स, हम इसमें लॉज को कभी इसमें कंसीडर करेंगे। अब एक होता है जो इसमें मेंशन नहीं है, इसमें देखो सोशल ग्रुप्स एंड पीयर इन्फ्लुएंस अगर देखा जाए, देखो सोशल ग्रुप को देखा जाए तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा तुम्हारा स्कूल आ जाएगा, एजुकेशन सिस्टम आ जाएगी, तुम्हारी फैमिली आ जाएगी, ठीक है, तुम्हारी फैमिली आ जाएगी कुछ नेबरहुड मान लो या फिर सोसाइटी मान लो, ये सब चीज क्या आ जाएंगी, सोशल ग्रुप में आ जाएंगी। अब पीयर इन्फ्लुएंस यहाँ पे अलग से इसलिए दिया गया है बिकॉज ड्यूरिंग एडोलेसेंस द पीयर इन्फ्लुएंस इज द, जो पीयर इन्फ्लुएंस रहता है ये सबसे ज्यादा बड़ा मेजर फैक्टर होता है तुम्हारे बिहेवियर को, तुम्हारी इथिकलिटी को, मतलब या फिर तुम्हारे जो इथिकल प्रिंसिपल किस टाइप से तुम एक्ट करोगे, तुम्हारे एक्शंस को डिटरमाइन करता है। तो एडोलेसेंस के टाइम पे पीयर इन्फ्लुएंस is the most important factor that will change your ethical values, ठीक है। उस टाइम पीयर इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है एडोलेसेंस के टाइम पे, इसलिए इसको अलग से कंसीडर किया गया। अब सोशल ग्रुप्स में हमारे जैसे फैमिली आ गई, टीचर आ गए, पेरेंट्स हो गए, तो दे सेव द वैल्यू सिस्टम ऑफ द चाइल्ड। हमारे बिहेवियर, हमारे कंडक्ट, हमारे जो इन सब की टीचिंग है, इन सब लोगों की टीचिंग, दे इन्फ्लुएंस अवर, जो दे इन्फ्लुएंस how the child should act and what types of value the child is attaining. These are the some of the factors that are determined, that are influenced by these social groups and peer groups, ठीक है। अब सिचुएशनल और एनवायरमेंटल फैक्टर देखो, अब सिचुएशनल और एनवायरमेंटल फैक्टर कैसे डिटरमाइन करेंगे। अगर सिचुएशनल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का देखा जाए तो कभी कभार क्या होता है कि तुम्हारी जो सिचुएशन होती है वो अलग रहती है, कभी कभार तुम्हारी सिचुएशन अलग रहती है, कभी कभार you are doing some urgent work, ठीक है, you are under some pressure, there are risks involved, there are some potential consequences involved, and these things can influence your ethical judgment, ठीक है। और लीडरशिप हो गई, जैसे कुछ तुम्हारे इमीडिएट सर्कमस्टेंसेस है जो कि इस चीज को इफेक्ट कर सकते हैं, तो these are the some of the factors that can sway your ethical judgment. Therefore सिचुएशनल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर भी एक डिटर्मिनेंट हो जाएगा। पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया, इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, एजुकेशन अवेयरनेस हो गया। देखो एजुकेशन अवेयरनेस को समझा चुके हैं। इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, मानो तुम्हें बहुत ज्यादा इनकम का लॉस होने वाला है तो तुम इथिकली की जगह अनइथिकली भी उसमें बिहेव कर सकते हो, बिहेव करोगे, ठीक है। अनइथिकली उस अपने एक्शंस को अनइथिकली कम वैल्यू दोगे, तुम उसको अनइथिकल बिहेवियर्स पर ज्यादा फोकस कर दोगे, ठीक है, बिकॉज देयर आर इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्वॉल्व। Therefore, economic factor is also one of the determinant. अब पर्सनल एक्सपीरियंस देखो, पर्सनल एक्सपीरियंस जितनी भी लाइफ में चीजें होती है तो थोड़ी बहुत या ज्यादा तुम्हारे जो कंडक्ट है, तुम्हारा जो प्रिंसिपल है, तुम्हारी जो वैल्यूज हैं उसको अफेक्ट करती हैं। these are the determinants of ethics in human action. तुम्हें इन सब चीजों के बारे में बस थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी ही चाहिए हर एक के बारे में। अब देखो इसमें हम और क्या ऐड कर सकते हैं, इसलिए दिस लिस्ट में जैसे कहा था कि दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, इसमें हम और क्या ऐड कर सकते हैं, इसमें हम फिलॉसफीज ऐड कर सकते हैं, जैसे कंसिक्वेंशलिस्ट हो गए, यूटिलिटेरियंस हो गए, उस टाइप की फिलॉसफीज इसमें ऐड कर सकते हैं जो कि एक डिटरमिनेंट्स वो भी हो जाएंगी। अब इसमें हम ऐड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस कंट्री इट ऑल्सो इन अ वे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस कंट्री इट ऑल्सो इन अ वे एस्टेब्लिशेस मोरल डिस्पोजिशन ऑफ देयर सोसाइटी, ठीक है। जैसे इंडिया में है तो इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या वैल्यूज सोसाइटी में डालता है, क्या इक्वालिटी हो गई, फ्रेटर्निटी हो गई, लिबर्टी हो गई, जस्टिस हो गई,
So these are the things that constitutional. In these ways, the constitution can also be considered as a determinant of ethics in human action. ठीक है. सो दीज आर द सम ऑफ द डिटरमिनेंट्स. तो इसमें एक्स्ट्रा कौन कौन से ऐड किए? फर्स्ट हो गया हमारा, एक तो इसमें हमने ऐड कर लिया क्या, इसमें हमने ऐड कर लिया फिलॉसफीज, और दूसरा हमने इसमें ऐड कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन. ये दो चीज हमने इसमें ऐड कर ली. देखो एथिक्स कैन बी बोरिंग सम टाइम, बट एथिक्स जो है हमारा GS4 पेपर है, ये दो इट इज बोरिंग बट इट रिक्वायर लेस एफर्ट व्हेन कंपेयर्ड विद अदर पेपर्स. ठीक है, अदर पार्ट ऑफ अदर सब्जेक्ट्स. Therefore, we must study these GS4 syllabus, or however boring it gets. ठीक है. So this was just for, ठीक है. तो इस वाले पार्ट में मतलब एथिक्स के जो फर्स्ट सीरीज का हमने जो पार्ट 1 किया था उसमें अभी हम केवल इतना ही पढ़ेंगे. और जो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में जैसे अभी बताया कि अप्लाइड एथिक्स में और चीज पढ़नी है, जैसे बिजनेस एथिक्स हो गई, इन्वायरमेंटल एथिक्स हो गई, एथिक्स इन प्राइवेट पब्लिक रिलेशनशिप हो गई, ह्यूमन वैल्यूज भी आएंगी, सोशलाइजेशन भी आएगा. तो ये सब चीजें जो हम पढ़ेंगे ये नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. और उसके साथ हमें मोरल थिंकर्स भी पढ़ना है. जैसे मानो एथिक्स है कि हाउ एथिक्स इज डिटरमाइंड इन इंडियन सेटिंग एंड वेस्टर्न रिलीजन में कैसे इट इज डिटरमाइंड. सो दीज आर द सम ऑफ द थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द पार्ट 2 ऑफ एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस. ठीक है. तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा हम उसमें ये सब चीजें डिस्कस करेंगे. And for this part I want you to watch this video one more time if you need, and make some of the running note and make some notes of yourself. और ये वाली जो PPT है ये वाली टेलीग्राम चैनल पर तुमको मिल जाएगी, जाके वहां से डाउनलोड कर लो और इसको एक दो बार पढ़ना, तब तुम्हें इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, वो सब तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. क्योंकि ये जो फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का, जो मतलब एथिक्स सीरीज का ये जो फर्स्ट वीडियो अपलोड हुआ है, इस वाले में जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिसकी तुम्हें अब बाद में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और इन कॉन्सेप्ट को तुम्हें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए. ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट तुम्हें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए. इसलिए आई वुड रिकमेंड टू वॉच इट वंस अगेन, टू वॉच इट वंस मोर, एंड अगर नहीं देखना तो ये वाली PPT जरूर पढ़ लेना. ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी. एंड for today or for this video, this is it from my side, and you can subscribe to our channel and just stay tuned for till the next part is uploaded. Okay, thank you.